वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर है मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का, ठीक है। और उसी का क्वेश्चन पेपर है। ये किसका भाई, किस सब्जेक्ट का है तो आप देख लीजिए। ये सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, ठीक है। यानी कि जिसको आप मेडिवल हिस्ट्री भी बोलते हैं। 2023 में परीक्षा हुई है। 2024 की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, या फिर ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं हिस्ट्री की, उनके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड आपको पढ़ना है। 1453 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये पेपर कुछ विश्वविद्यालयों में बीए पंचम सेमेस्टर में भी आपको पढ़ना पड़ता है, पेपर 2 में। तो बीए पंचम सेमेस्टर हिस्ट्री अगर आप लिए हैं तो कुछ विश्वविद्यालय में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तो उसका भी मॉडल पेपर उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, ठीक है। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। मतलब इसका मैं आंसर की देने का प्रयास एक प्रकार से करूंगा। क्वेश्चन को आपके सॉल्व करवाऊंगा, जो भी प्रश्न आपका हुआ है प्रश्न पत्र उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, रिसलू किस देश का प्रधानमंत्री था। तो रिसलू जो था वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। बहुत तीव्र गति से मैं आगे बढ़ूंगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, तृतीय डच युद्ध कब लड़ा गया था। तो तृतीय डच युद्ध जो लड़ा गया था 27 मार्च 1672 ईस्वी से शुरू हुआ था और 19 फरवरी 1674 तक लड़ा गया था। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब लड़ा गया। तो तृतीय डच युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1672 में। आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न तीसरा नंबर, किसे आधुनिक रूस का वास्तविक निर्माता कहा जाता है। तो वास्तविक मतलब आधुनिक रूस का वास्तविक निर्माता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है भाई, वो कहा जाता है स्टालिन को, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में लगा दीजिएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, स्टालिन को कहा जाता है। कैथरीन द्वितीय जो थी उनके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि भाई स्वर्ण युग किसको, मतलब इंग्लैंड मतलब जो रूस है उसका स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो कैथरीन द्वितीय रानी थी उनके काल को कहा जाता है स्वर्ण युग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, इनमें से बताएं। प्रबुद्ध निरंकुश शासक इनमें से कौन था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। चौथे करेक्ट आंसर बिल्कुल फ्रेडरिक महान जो था वो प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रूस में रोमनोव वंश की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी भाई, तो आप बताएंगे 1613 ईस्वी में हुई थी, ओके। ये बात है 21 फरवरी 1613 ईस्वी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न आप देखिएगा, रिसालू कौन था। रिसालू कौन था भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो रिसालू जो था वो धार्मिक नेता था, एक राजनयिक था। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नन ऑफ दीज इनमें से, मतलब फ्रांस का प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नहीं था चूंकि उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो क्या था, धार्मिक नेता और राजनयिक भी था, एक हिसाब से शासन करने वाला था, ठीक है। तो डी हो सकता है, या फिर ए बहुत सारे मतलब बहुत सारे बच्चे लगाए होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो राजनयिक था, धार्मिक नेता था एक प्रकार से, प्रधानमंत्री नहीं था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक मिनट, रिसालू क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री था। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि भाई फ्रांस का ये प्रधानमंत्री था, तो एक राजनयिक भी था वो, ठीक है, जो ये था रिसालू। लेकिन अगर फ्रांस की प्रधानमंत्री की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल आप लगा सकते हैं। ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ही इसको प्रधानमंत्री अंकित करके दिया गया, तो प्रधानमंत्री ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा, सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेस्टफेलिया की संधि किस वर्ष हुई थी। वेस्टफेलिया की संधि जो हुई थी वो 1648 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पूछा गया था आपसे, वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधि था। तो वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधि कौन था भाई, तालीरा। कौन था, तालीरा, ठीक है। वियना कांग्रेस में फ्रांस का प्रतिनिधि कौन था। आठवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तालीरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 19 नंबर प्रश्न, मतलब 9वां नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड की वैभवपूर्ण क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। तो जब इंग्लैंड की वैभवपूर्ण क्रांति हो रही थी तो उस समय इंग्लैंड का जो शासक था वो जेम्स द्वितीय था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 10वां प्रश्न आप देखिएगा, यूरोप के इतिहास में किसे विलियम शांत के नाम से जाना जाता है। विलियम द साइलेंट किसको कहा जाता है, हु इज़ नोन एज विलियम द साइलेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, 10वें का बिल्कुल विलियम ऑफ ऑरेंज को। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, 11वां नंबर प्रश्न है, इन विच ईयर वाज ऑक्सबर्ग ट्रीड कंक्लूडेड। यानी ऑक्सबर्ग की जो संधि हुई थी किस वर्ष हुई थी। तो ऑक्सबर्ग की संधि हुई थी 1555 में। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है 12वां नंबर देखिएगा, कौन सा सिद्धांत जोहानसन केपलर ने प्रतिपादित नहीं किया। देखिए, लॉ ऑफ यूनिवर्स उन्होंने नहीं किया था, बाकी लॉ ऑफ आर्बिटस, लॉ ऑफ एरियाज और लॉ ऑफ पीरियड्स, ये तीनों सिद्धांत केपलर के गति के नियमों में शामिल है, लेकिन लॉ ऑफ यूनिवर्स जो है इसको उन्होंने नहीं किया था। ओके, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द लास्ट बैटल ऑफ नेपोलियंस लाइफ वाज, नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन था। मैंने बार बार बताया था भाई, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वाटरलू का युद्ध 1815 में। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 1807 द ट्रीटी ऑफ टिलसिट वाज कंक्लूडेड, 1807 में टिलसिट की संधि हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी, किसके किसके बीच में हुई थी भैया, फ्रांस और रूस के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15वां नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय राजतंत्रों के उदय का क्या कारण था। मध्यम वर्ग का उदय, सामंतवाद का पतन, पोपशाही की अवनति। ये तीनों ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था, बताएं। मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। 17वां नंबर प्रश्न, इंग्लैंड के किस शासक को मुंबई दहेज में प्राप्त हुआ था। इन सभी प्रश्नों के लगभग अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आप देखेंगे तो हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में आपको मिल जाएंगे। तो इंग्लैंड के किस शासक को मुंबई दहेज में प्राप्त हुआ था भाई, किसको प्राप्त हुआ था, चार्ल्स द्वितीय को। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 18वां नंबर प्रश्न, पीटर महान किस वर्ष रूस का जार बना, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, पीटर महान जो था किस वर्ष रूस का जार बना, तो ये कब बना था भाई, 1682 में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, जोसेफ द्वितीय कहाँ का शासक था। जोसेफ सेकंड वाज द इम्पेरियर ऑफ, कहाँ का शासक था भाई, जोसेफ द्वितीय। जोसेफ द्वितीय जो था ऑस्ट्रियन साम्राज्य का शासक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न है, चार्ल्स पंचम की माँ कौन थी। चार्ल्स पंचम की माँ कौन थी, कैथरीन, मेरिया या फिर जेना, तो कौन थी भाई, मेरिया। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 20 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मेरी नाम था उनका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नेपोलियन के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था। देखिए, एक व्यक्ति की योग्यता पर आधारित राज्य था, अति महत्वाकांक्षी हो इसका होना, ये भी इसके पतन का एक कारण रहा, और महाद्वीपीय व्यवस्था भी इसकी ऐसी रही। ऑप्शन नंबर डी, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न, स्पेन के उत्तराधिकार का युद्ध कब लड़ा गया, ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1701 से 1715, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है, एजहिल की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो एजहिल की लड़ाई लड़ी गई थी 1642 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मेजारिन की मृत्यु कब हुई थी। ये प्रश्न थोड़ा संशय में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 25 नंबर प्रश्न है, किस देश के गृहयुद्ध को फ्रोंडे गृहयुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जानते हैं भाई, उसको फ्रांस के गृहयुद्ध को हम लोग फ्रोंडे गृहयुद्ध के नाम से भी जानते हैं, फ्रोंडे सिविल वार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 26 नंबर प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। नेपोलियन ने फ्रांस में किस वर्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करी थी। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना जो की गई थी 1804 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 27 नंबर, स्टेट जर्नल का 5 मई 1789 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो स्टेट जर्नल का जो 5 मई 1789 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था भाई वर्साय में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वर्ष 1580 ईस्वी में पुर्तगाल को स्पेन में सम्मिलित कर लिया था। तो किस शासक ने किया था भाई, बताएं। फिलिप द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 29 नंबर प्रश्न है, जोसेफ द्वितीय की मृत्यु कब हुई थी। जोसेफ द्वितीय की मृत्यु जो हुई थी वो 1790 ईस्वी में हुई थी, 20 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न है, नेपिल्स विद्रोह कब हुआ था। नेपिल्स विद्रोह हुआ था 1821 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये सब प्रश्न ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अगला प्रश्न है 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, बताएं। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो था वो कब से कब तक लड़ा गया भाई, वो लड़ा गया 1739 1748 तक। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेनी साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था, बताएं। स्पेनी साम्राज्य का पतन का कारण इनमें से क्या नहीं था। जनसंख्या में वृद्धि, बाकी सारे कारण थे। स्पेनी साम्राज्य का ढांचा, फिलिप द्वितीय के अयोग्य उत्तराधिकारी और स्पेन की आर्थिक विपन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, रिजबिक की संधि कब हुई थी। तो रिजबिक की जो संधि हुई थी वो हुई थी भाई 1697 में। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 का सी ऑप्शन।
34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान किस वर्ष निर्मित हुआ? निर्मित होने की बात पूछी जा रही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान निर्मित हुआ है वो निर्मित हुआ 1787 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, विश्वकोश का लेखक कौन है? बताएं विश्वकोश का लेखक कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर जो लगा हुआ है, करेक्ट आंसर है 35 का, डी ऑप्शन दिद्रो इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आई एम द स्टेट हु सेड इट, मैं ही राज्य हूँ, किसका कथन है? मैं ही राज्य हूँ, लुई 14वें का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बेकारिया था, बेकारिया एक विधि विशेषज्ञ था, लॉ एक्सपर्ट था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानववाद का पिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई मानववाद का पिता? पेट्रार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों को इंग्लैंड में क्या कहते थे? तो एलिंकन कहते थे उनको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूरबीन की खोज किसने करी थी? गैलीलियो ने करी थी। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? सामंतवाद का पतन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा पूंजीवाद का उदय भी हो रहा था, नगरों की स्थापना, व्यापार का उदय उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सामंतवाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण मूर्तिकला से संबंधित नहीं है? देखिए कौन मतलब संबंधित नहीं है? देखिए डोनातेलो, माइकल एंजेलो, राफेल ये सब शामिल हैं। विंसी एक है वो भी शामिल है, लेकिन ये नहीं शामिल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले शामिल नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका लगेगा 42 का। अगला प्रश्न 43 नंबर, जयसुइट संगठन की स्थापना किसने की? बताएं जयसुइट संगठन की स्थापना किसने की थी? 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इनमें से किसी ने नहीं की थी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर, इन इक्विसीजन, बताएं इन इक्विसीजन थे फौजदारी न्यायालय, धार्मिक न्यायालय, फिर दीवानी न्यायालय। तो इसको एक प्रकार से कौन सा न्यायालय मानते हैं हम लोग? मतलब क्या माना जाता? धार्मिक न्यायालय थे, एक प्रकार से रिलीजियस कोर्ट थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डिगामा आपको बता दूं पुर्तगाल का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, हु रोट कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ एरर्स पुस्तक जो थी इसके लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर ही है इसके लेखक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हेनरी अष्टम इंग्लैंड का शासक कब बना? हेनरी अष्टम इंग्लैंड का शासक जो बना था 1509 में बना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिवंगली किस देश का निवासी था? जिवंगली जो था ये स्विट्जरलैंड का निवासी था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु वाज द राइटर ऑफ फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक समझौता के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो, जे रूसो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार मैंने इस प्रश्न को अलग अलग सब्जेक्ट में बताया। अगला प्रश्न देखिए, एक्स ला सापेल की संधि मैंने कई बार आपको समझाई। एक्स ला सापेल की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी भाई? 1748 में, 1748 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय कौन था प्रधानमंत्री भाई? फेडरिक नॉर्थ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू करी थी? रूस में नई आर्थिक नीति जो लागू करी थी वो लेनिन ने लागू करी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताएं। 53 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? प्रारंभ होने की बात हो रही, समाप्त होने की बात नहीं हो रही, तो इसलिए 1776 यहाँ पर बिल्कुल गलत है, 1775 लगेगा करेक्ट आंसर। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से किसके साथ फिलिप द्वितीय का विवाह हुआ था? तो फिलिप द्वितीय का विवाह किसके साथ हुआ था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। फिलिप द्वितीय का विवाह हुआ था मारिया थेरेसा के साथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेवोल्यूशन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? डेवोल्यूशन का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और स्पेन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मैटरनिक जो था वो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था, कई बार मैंने आपको बताया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। बोस्टन टी पार्टी मैंने कई बार बताई थी, बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो बोस्टन टी 1773 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 59 नंबर प्रश्न है, 1806 ईस्वी में फ्रांस ने जेना तथा
आवरे स्टार्ट के युद्धों में किस देश को पराजित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया को। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से खूनी मेरी के नाम से कौन जानी जाती है? तो खूनी मेरी के नाम से जानी जाती है मेरी प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसको कई बार मैंने बताया 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 वर्षीय युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया था, 30 ईयर्स वार वाज फ्रॉट फ्रॉम। 30 वर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था कब से कब तक? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1618 से 1648 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 63 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैटरनिक किस देश का निवासी था? मैटरनिक के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो मैटरनिक जो था ऑस्ट्रिया का निवासी था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हेनरी अस्टम ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी किस वर्ष पास किया था? तो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जो पास किया था हेनरी अस्टम ने, वो कब किया था भाई? वो कब किया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। कब किया था? 1534 में किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जेम्स प्रथम था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स प्रथम इज राइट आंसर। ओके, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, जर्मन परिसंघ में कुल कितने राज्य थे? हाउ मेनी स्टेट्स वर इन जर्मन बाउंड? यानी जर्मन परिसंघ में कुल कितने राज्य थे? तो 39। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के रचयिता कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच वार नेपोलियन वाज डिफीटेड इंग्लैंड? किस युद्ध में नेपोलियन इंग्लैंड से पराजित हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध तो पराजित ही हुआ था, लेकिन एक युद्ध में और पराजित हुआ था। तो 68 नंबर प्रश्न में वही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राफाल्गर का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चतुर्मुख संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चतुर्मुख संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल 1815 में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 70 नंबर प्रश्न है, कोर्ट ऑफ स्टार चेंबर की स्थापना किसने की थी? तो कोर्ट ऑफ स्टार चेंबर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलिजाबेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन ने कार्य किया था। प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन ने कब से कब तक काम किया था भाई? 1799 से 1804। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 72 नंबर प्रश्न है, फ्रांस ने आमिया की संधि किसके साथ की थी? तो फ्रांस ने आमिया की संधि करी थी इंग्लैंड के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न आप लोग मिला लीजिएगा, जितने प्रश्न मैंने बताए हैं आप मिला लीजिएगा, जितने सही हैं तो आप उतना आप चेक कर सकते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी भाई? 1789। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 74 नंबर, वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1815। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रश्न को कई बार मैंने आपको बताया था, नेपोलियन बोनापार्ट वाला बताया था। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई बताएं? नेपोलियन बोनापार्ट का पेरिस फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग बहुत सारे प्रश्न हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से आए। अगर आप सारे मॉडल पेपर देखा होगा तो निश्चित तौर पर फंसा हुआ होगा, और क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए थे, उसको भी देखा होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को जाना, समझा और परखा। ठीक है, तो फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने 75 क्वेश्चंस को समझ लिया। और ये क्वेश्चन पेपर आपका कहाँ का था भाई? ये क्वेश्चन पेपर आपका था मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में। ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं चल रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप सारे लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। बीए सेकंड सेमेस्टर में आप हैं या थर्ड सेमेस्टर में, मतलब बीए सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी फिफ्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल करवाए दिए जा चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं। सोशियोलॉजी की क्लासेस होनी प्रारंभ हो चुकी हैं। ठीक है, सोशियोलॉजी का एक मॉडल पेपर भी मैंने दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसको नहीं देखा फिफ्थ सेमेस्टर का तो देख लीजिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पेपर 1 का जो मॉडल पेपर है मैंने दे दिया है, पेपर 2 का मॉडल पेपर जल्द ही आपको मिलेगा। इसी प्रकार से फिफ्थ सेमेस्टर की तैयारी विधिवत तरीके से होने वाली है। तो जैसे ही आपकी परीक्षा संपन्न होती है हर एक सब्जेक्ट की, तुरंत आप लोग प्रारंभ कर दीजिएगा।
जो है 5th सेमेस्टर की तैयारी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है उसका ऑलरेडी प्ले लिस्ट में कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो जो है को करिकुलर वाला जो कोर्स है जैसे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो है वो 4th सेमेस्टर में है, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई, इसमें कई सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।